डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग कोशिकांगों के बारे में इससे पहले अध्ययन कर रहे थे। कोशिकांगों में हम बताया था कोशिकांग सेल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग कल माइटोकांड्रिया के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग लवक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीसरा ये होगा, तीसरा कोशिकांग है लवक। लवक को प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड कहते हैं। लवक के बारे में अध्ययन करेंगे। लवक को हम प्लास्टिड भी कहते हैं। देखिए, लवक का खोज किसने किया और इसका नाम लवक क्यों पड़ा और किसने दिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, लवक का खोज सर्वप्रथम हेकेल नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, हेकेल नाम खोजकर्ता लिखे, खोजकर्ता हेकेल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में हेकेल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में लवक की खोज की। ठीक है, लेकिन बाद में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सिम्पर 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण लवक किया, कहा। ठीक है, यानी लवक शब्द किसने दिया? सिम्पर ने दिया। और लवक की खोज किसने की? हेकेल नामक वैज्ञानिक ने खोज की। ठीक है, लवक जो है ये मुख्यतः पौधों में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है। प्लांट सेल में ही लवक पाया जाता है। एनिमल सेल में लवक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ये याद रखिएगा। एक बार और बता रहे हैं कि लवक जो होते हैं प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में लवक जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लवक के आकार कैसे होते हैं? तो लवक का अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए प्लांट सेल को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में लवक की विभिन्न प्रकार की आकृतियां विभिन्न कोशिकाओं में देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें लवक जो है अंडाकार दिखाई देता है। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें लवक जो है चपटा दिखाई देता है। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें लवक प्याले नुमा दिखाई देता है। यानी भिन्न भिन्न कोशिकाओं में लवक जो होता है भिन्न भिन्न आकृतियों में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये लवक का हुआ। अब देखेंगे कि लवक का प्रकार, लवक का प्रकार, लवक का प्रकार है ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लास्टिड। लवक कितने प्रकार के होते हैं, या लवक का वर्गीकरण भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक एक के बारे में जानेंगे। पहला जो होता है, पहला देखेंगे, पहला है पमड़ी लवक। इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा जो लवक होता है उसे हम कहते हैं वर्णी लवक। ठीक है, इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो है हरित लवक। इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
ठीक है। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। कौन कौन से? अवर्णीय लवक है, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। दूसरा वर्णीय लवक है, क्रोमोप्लास्ट है, और तीसरा जो है हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के लवक हैं। इन्हीं तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक क्या होता है? देखिए, अवर्णीय लवक जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा लवक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होता है, ठीक है। और यह लवक कलरलेस होता है, यानी इसका कोई निश्चित कलर नहीं होता है, ठीक है। रंगहीन लवक के नाम से भी जाना जाता है। अवर्णीय लवक को हम रंगहीन लवक के नाम से भी जानते हैं। इसका कोई निश्चित कलर नहीं होता है, ठीक है। और उन पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे ये लवक जो होता है जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मृदा के अंदर होती हैं, और मृदा के अंदर होने के कारण ही वो सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, वंचित रहती हैं। इसलिए देखेंगे भी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें कलरलेस होती हैं, उनका कोई निश्चित कलर नहीं होता है। तो ऐसे पौधे की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि अवर्णीय लवक जो है, अवर्णीय लवक के कारण ही पौधे के जो भाग रंगहीन दिखाई देते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। ये भी जो होते हैं अवर्णीय लवक, हाँ, ये अवर्णीय लवक जो होते हैं ये कुछ पदार्थों को संचित करके अपनी कोशिकाओं में रखते हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है। इन पदार्थों को संचित करके रखते हैं। जैसे आलू है, आलू जो है ये मृदा के अंदर होता है, और आलू में देखेंगे आलू को अगर काटा जाए तो वो कलरलेस होता है, ठीक है। और उसमें स्टार्च पाया जाता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो उसमें अवर्णीय लवक पाया जाता है, और यही आलू जो होता है, यही अवर्णीय लवक जो होता है आलू के अंदर स्टार्च को संचित करके क्या करता है, रखता है, ठीक है। इसी कारण जो आलू एक भूमिगत तना होता है, जो क्या होता है उसमें स्टार्च की मात्रा जब संचित करके रखा जाता है तो आलू की तना जो होती है वो क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। तो स्टार्च के संग्रहित होने के कारण ही वो फूल जाता है, ठीक है। तो ये रहा। इसके अतिरिक्त देखेंगे इसमें कि जो अवर्णीय लवक है, अवर्णीय लवक में मुख्य रूप से 3 प्रकार के इनके अंतर्गत लवक आते हैं। इसके भी अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वो है इलायोप्लास्ट है। पहला देखेंगे इसमें इलायोप्लास्ट है, इलायोप्लास्ट है, ठीक है। इलायोप्लास्ट जो होता है यह मुख्य रूप से बीजों में पाया जाता है। जो भी प्लांट्स की बीजें होती हैं उन बीजों में पाया जाता है, जो कि वसा को संग्रहित करके रखता है। ये किस में पाया जाता है? बीजों में। जो भी बीजें होती हैं बीजों में होता है, ठीक है। और ये किस भोज्य पदार्थ को संग्रहित करता है? तो ये वसा का संग्रहित करता है। वसा का, फैट को क्या करता है? संग्रहित करता है, संचित करके रखता है, ठीक है। दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा है इमाइलोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार का जो ल्यूकोप्लास्ट होता है या अवर्णीय लवक होता है वह शर्करा को स्टार्च में कन्वर्ट करके संग्रहित करता है। शर्करा को स्टार्च में, स्टार्च मीन्स मंड में, ठीक है। शर्करा को, शुगर को स्टार्च या मंड में संग्रहित करके रखता है, ठीक है। तीसरा जो है सी देखेंगे, सी ऑप्शन जो है सी है, प्रोटीनोप्लास्ट है। प्रोटीनोप्लास्ट है, ये प्रोटीन को संग्रहित करता है। इसको संग्रहित करता है, ये प्रोटीन को संग्रहित करता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि अवर्णीय लवक जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं कि इलायोप्लास्ट जो बीजों में पाए जाते हैं,
और ये किसका संग्रहण करते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं। ये माइलोप्लास्ट या शर्करा को स्टार्च में कन्वर्ट करके संग्रहित करते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन को संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के अम्लीय लवक हैं। अगला देखेंगे, इसमें दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब है कि जो अम्लीय लवक होता है ये मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को ही संग्रहित करके रखता है। ठीक है, दूसरा जो होगा, दूसरा प्रकार देखेंगे, दूसरा है वर्णी लवक है। क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो वर्णी लवक है ये कलर युक्त या रंग युक्त जो है वो लवक होता है। केवल हरे रंग को छोड़कर शेष जितने भी रंग हैं, जैसे नारंगी है, पीला है, लाल है, बैगनी है, ठीक है, इन रंगों को कलर प्रदान करने का कार्य कौन करता है, वर्णी लवक है। पौधे के वह भाग जो लाल दिखाई देता है, ठीक है, इसके अलावा पीला दिखाई देता है, नारंगी दिखाई देता है या बैगनी कलर दिखाई देता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें किस प्रकार का लवक पाया जाता है, उसमें वर्णी लवक पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर इस प्रकार का लवक जो होता है पौधे की जो पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है और जो फल होते हैं फल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग में ये वर्णी लवक नहीं होता है, हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो वर्णी लवक जो है यह पौधे के जो पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं उन पंखुड़ियों में पाया जाता है और जो फल होते हैं रंगीन युक्त उनमें पाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कलर प्रदान करता है। ठीक है, केवल हरे रंग को छोड़कर शेष जितने भी कलर होते हैं उनको कलर प्रदान करने का कार्य वर्णी लवक ही करता है, क्रोमोप्लास्ट ही करता है। ठीक है, इनके पाए जाने के कारण ही जो पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं वो कलर युक्त होती हैं और कलर युक्त होने के कारण ही जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इन कलर को देखकर आकर्षित होते हैं, जिससे पर परागण की क्रिया होती है या क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया होती है। यानी क्रॉस पोलिनेशन में भी ये सहायक होता है, क्योंकि ये जब रंगीन होगा तो उस कलर को देखकर, रंग को देखकर कीड़े मकोड़े जो है आकर्षित होंगे और जिसके कारण पर परागण की क्रिया होगी। ठीक है, तो ये रहा वर्णी लवक। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा जो है हरित लवक है। इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो लवक है, तीसरा लवक हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है इसके नाम से ही अर्थ निकल रहा है हरित। हरित मीन्स होता है हरा। ठीक है, क्या होता है, हरा। हरित मीन्स क्या होता है, हरा होता है, ग्रीन। हरित लवक पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो भाग हरा कलर दिखाई देता है, जैसे पत्तियां हैं। ठीक है, इसके अलावा तना भी होता है। तना भी जो होते हैं पौधे के बहुत से हरे दिखाई देते हैं। तो पौधे के वे भाग जो देखने में हरा दिखाई देता है उसमें कौन सा लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का भी जो आकार होता है वो डिफरेंट होता है। भिन्न भिन्न प्लांट कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के इनके आकार और आकृतियां पाई जाती हैं, कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे कि हरित लवक को जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में हरित लवक की संख्या भिन्न भिन्न होती है, किसी में 20, किसी में 40, किसी में 50। ठीक है, तो संख्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं।
देखिए ये संरचना हरित लवक जो होता है यह दो झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ एक कोशिकांग होता है और प्रत्येक झिल्ली जो होती है एकक कला से या यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, ये देखिए दो झिल्लियां हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं। ऊपर की ओर जो है आउटर मेम्ब्रेन हो गया और अंदर की ओर एक परत है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली दो झिल्लियां होती हैं ये। और इसके अंदर देखेंगे कि हरित लवक के जो आंतरिक झिल्ली के अंदर होता है उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक के जो आंतरिक झिल्ली है उसके अंदर कुछ प्रोटीन युक्त पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, उस पदार्थ हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, हरित लवक में देखेंगे बहुत सी झिल्लियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। हरित लवक के अंदर बहुत सी झिल्लियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है, जिससे हम इन झिल्लियों को हम लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमेली कहते हैं। लैमेली कहते हैं। ठीक है, या पट्टलिकाएं कहते हैं। हिंदी में इसे हम पट्टलिकाएं कहते हैं या लैमेली कहते हैं। इन झिल्लियों से जुड़ा हुआ, ठीक है, सिक्कों के ढेर जैसी संरचना दिखाई देता है। सिक्कों के ढेर जैसे देखिए ये इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार की संरचना ये दिखाई दे रही है। सिक्कों के ढेर जैसी संरचना दिखाई देती है। इन सिक्कों के ढेर जैसी संरचना को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, इन सिक्कों के ढेर जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और प्रत्येक ग्रेनम की जो इकाई होती है, यूनिट होता है, उसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। कहने का मतलब है कि इन सिक्कों जैसे ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं और इन सिक्कों जैसे ढेर में एक सिक्के को, एक जो ये सिक्का है इसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड कहते हैं। ठीक है, थाइलेकोइड। ठीक है, तो एक जो इसकी यूनिट होती है ग्रेनम की, जो सिक्के जैसी एक संरचना दिखाई दे रही है, उसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। और सिक्कों की जो ढेर जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसे हम ग्रेनम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप लिखे गए हैं, ये ग्रेनम हुआ और एक जो सिक्के जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। इन जो थाइलेकोइड है, दो थाइलेकोइड के मध्य, जब ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है तो इनके मध्य गैप होता है। इन्हीं गैप में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के पाए जाने के कारण ही पौधे की पत्तियां जो होती है कैसी होती है? हरे कलर की दिखाई देती है। वास्तव में क्लोरोफिल जो होता है दो थाइलेकोइड के मध्य पाया जाता है। ठीक है, और यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस क्रिया करने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, तो ये इसके अलावा देखेंगे कि स्ट्रोमा में एक जगह यहाँ पर पतले सूत्रनुमा संरचना दिखाई दे रहा है जिसे हम डीएनए कहते हैं। क्लोरोफिल में पाए जाने वाले डीएनए को सी डीएनए कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को एमडीएनए कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को हम क्या कहते हैं? सी डीएनए, क्लोरोप्लास्टियल डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को सी डीएनए के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देखेंगे यहाँ कणनुमा, जगह जगह पे कणनुमा संरचना दिखाई दे रहा है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का, ठीक है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम जो होता है वो भी 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी 70S प्रकार के राइबोसोम होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में 70S राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए और राइबोसोम पाए जाने के कारण ये दोनों कोशिकांग जो होता है स्वशासित कोशिकांग कहलाता है। याद रखिएगा, स्वशासित कोशिकांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वयं अपने ही जैसे कोशिकांग को डेवलप करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे अगर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है जब वो पुराना होता है तो नष्ट हो जाता है, तो नष्ट होने से पहले नया माइटोकॉन्ड्रिया को
उत्पन्न कर देता है तब जाकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हरित लवक भी जो होता है जब पुराना होता है तो नष्ट होता है, तो नष्ट होने से पहले अपने ही जैसे हरित लवक को बनाकर ही नष्ट होता है। तो ये दो ऐसे कोशिकांग हैं स्वशासित हैं, क्योंकि इसमें डीएनए पाए जाते हैं और राइबोसोम, और जहाँ पर भी ये दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि राइबोसोम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया हो जाएगा और डीएनए जो होगा यह रिप्लिकेशन क्रिया करके अपने ही जैसे डीएनए बना लेगा, फिर नए कोशिकांग को डेवलप कर देगा। ठीक है, यही कारण है कि यह स्वशासित कोशिकांग कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये संरचना हो गया इनके। अब इनके फंक्शन के बारे में जान लिया जाए, कार्य के बारे में जान लिया जाए। ठीक है, कार्य फंक्शन हरित लवक के कार्य। हरित लवक का कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है ये कोशिका का, प्लांट कोशिका का किचन कहलाता है। जैसे किचन में हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर भोजन का जो निर्माण होता है वह हरित लवक के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको कोशिका का किचन कहलाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है, ठीक उसी प्रकार ये कोशिका क्या क्या कहलाएगा, किचन कहलाएगा, रसोई गृह कहलाएगा या घर कहलाएगा। ठीक है, जिसमें भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें भोजन का निर्माण किस प्रकार होता है, अभी मैं बताया हूँ कि हरित लवक के अंदर ही जो थैलेकोइड होते हैं, दो थैलेकोइड के मध्य जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं देखेंगे। जो CO2 होता है, H2O होता है, ये दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये बनता है स्टार्च, ग्लूकोज होगा ना, ग्लूकोज। ठीक है, देखेंगे कि जो भी पौधे होते हैं अपने पत्तियों से, पत्तियों में बहुत से असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने जड़ों से जल अवशोषित करते हैं। इन दोनों को मिलाकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, सोलर एनर्जी का उपयोग करके, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज जो है यही भोजन है, पौधे का यही भोजन है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। ठीक है, तो हरित लवक का मुख्य काम ही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराना। ठीक है, तो ये लवक के बारे में हम लोग आप लोग बता दिए, तीनों प्रकार के लवक के बारे में, इनके कार्य बता दिए। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जो लवक होते हैं, लवक जो होते हैं ये अपने रूप को परिवर्तित करते रहते हैं, रूपांतरित करते रहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक जो होता है यह हरित लवक में बदल जाता है। ठीक है, और हरित लवक जो होता है यह वर्णी लवक में बदल जाता है। ठीक है, जो लवक होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, कैसे, अवर्णी लवक जो होते हैं यह हरित लवक में भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और हरित लवक से वर्णी लवक में भी चेंज हो जाते हैं, या ये कहें हरित लवक से भी अवर्णी में चेंज हो जाते हैं। किस प्रकार, जैसे एक एग्जाम्पल देंगे। जब टमाटर प्रारंभ में फल के रूप में बनता है तो छोटा जब होता है टमाटर तो देखिएगा वो लगभग सफ़ेद दिखाई देता है,
और कलरलेस दिखाई देता है। और अभी मैं बताया हूँ कि जहाँ भी कलरलेस होगा पौधे के वो भाग जो कलरलेस है, ठीक है, उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णीय लवक पाया जाता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। वही टमाटर जब और बड़ा हो जाता है तो हरे कलर का हो जाता है। कैसा होता है? हरे कलर का हो जाता है, तो उसमें हरित लवक डेवलप हो जाता है, ठीक है, यानी अवर्णीय लवक इसमें चेंज हो गया, हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। और वही टमाटर पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, तो किस में चेंज हो गया? वर्णीय लवक में चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। इस प्रकार देखेंगे कि जो लवक होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते हैं, ठीक है। तो लाल टमाटर कहा जाए तो उसमें कौन सा लवक है? अवर्णीय लवक, सॉरी वर्णीय लवक है। अगर हरा टमाटर है तो उसमें क्या है? हरित लवक है। अगर वही टमाटर अभी नया फल के रूप में बना है तो अवर्णीय लवक, ठीक है। तो ये रहा। उसी तरह मिर्ची है, मिर्ची जो होती है देखेंगे कि जब प्रारंभ में होती है तो वो भी, उसमें भी अवर्णीय लवक होता है, बाद में हरित लवक, हरा हो जाता है तो हरित लवक। वही मिर्ची क्या होती है? बाद में रेड कलर में चेंज हो जाती है तो उसमें वर्णीय लवक हो जाता है। इस प्रकार लवक जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग एक कोशिकांग को कंप्लीट हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। फिर कल अगले कोशिकांग के बारे में